नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ये गिब्स फ्री एनर्जी। और ये टॉपिक आपने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, कौन सा किया था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से रिलेट करके ही करना है, क्योंकि वहां पर हमने बात की थी कि हम मतलब हमने क्या चीज स्टार्ट कर दी थी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किस बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, उसके लिए हमने बेस स्टार्ट किया था। और जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जब शिफ्ट किया था, तो उस टाइम पे हमने फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस की बात की, फिर हम सेकंड लॉ की तरफ आए थे। तो यहाँ भी आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। तो बेसिकली हम थर्ड लॉ की एक बेस की बात कर रहे हैं कि बेस बनाने जा रहे हैं कि हम वहां पर कौन से टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास एक रिलेशन आई थी, मैथमेटिकल रिलेशन, डेल्टा एस टोटल मतलब एंट्रोपी चेंज, जो टोटल एंट्रोपी चेंज था वो आपका इक्वल था टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के। ये पूरा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ आपका सिस्टम और सराउंडिंग के कंप्लीट वैल्यू जो है हमें टोटल एंट्रोपी चेंज दे रही थी। फिर वहां पर हमने रिलेशन की थी कि भाई टोटल एंट्रोपी चेंज जो है ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हमारी हमने मतलब प्रूफ करी थी ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किससे, जीरो से। तो ये हमारी एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है जीरो के। तो हमारे पास दो साइंस आ गए थे, मतलब दो कंडीशन आई थी, डेल्टा एस हमारा इक्वल भी हो सकता है जीरो के और ग्रेटर भी हो सकता है। तो वहां पर फिर हमने इसको कहा था कि हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे, तभी बता सकते हैं कि एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है या हमारी इक्वल टू जीरो है। तो अगर मेरे को क्राइटेरिया सेट करना है स्पॉन्टिनिटी के बारे में कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी अगर मुझे बतानी है, तो मुझे टोटल एंट्रोपी चेंज पता होना चाहिए, तभी हम वहां से डिसाइड कर पा रहे थे कि एंट्रोपी चेंज हमारा मतलब सॉरी रिएक्शन जो है हमारी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये इसके लिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की वैल्यूज चाहिए थी। और ये एंट्रोपी हमारा एक कैसा है, वैसे तो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने की वजह से हम इजिली स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब कर सकते थे इसकी हेल्प से, बट इसकी लिमिटेशन सिर्फ यही रही कि सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की एंट्रोपी को इन्वॉल्व करके चल रहा है। बट हमें कोई ऐसे फंक्शंस चाहिए थे जो कि स्टेट फंक्शन भी हो और जिसमें सिर्फ सिस्टम ही हमारा अंडर कंसिडरेशन रहे, सिस्टम पर ही हमारा फोकस रहे, हम सराउंडिंग की बात ना करें। तो उसके बेसिस पे हमने दो फंक्शन सिलेक्ट किए थे। फर्स्ट वन इज वर्क फंक्शन, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है गिब्स फ्री एनर्जी। उसी वे में जैसे हमने वर्क फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, उसी तरह से हम गिब्स फ्री एनर्जी को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो वर्क फंक्शन को हमने लास्ट में बता भी दिया था कि भाई ये एक स्टेट फंक्शन है। क्यों स्टेट फंक्शन है, क्योंकि a इज इक्वल टू u माइनस ts के इक्वल था, जिसमें कि u भी आपका स्टेट फंक्शन था, s भी आपका स्टेट फंक्शन था और t भी आपका स्टेट फंक्शन ही है। तो ये आपके तीनों ही स्टेट फंक्शन थे। तो इस वजह से हमारा जो वर्क फंक्शन था या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी, तीन नाम बताए थे ना मैंने इसके, तो ये हमारा ये भी क्या रहा था, एक स्टेट फंक्शन रहा था। तो अब हमें कोई सेकंड फंक्शन भी ऐसा चाहिए, ऐसा रिक्वायर्ड है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और सिर्फ सिस्टम पर ही कंसिडरेशन रहेगी हमारी कि सिस्टम के बारे में ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और साथ ही साथ वो फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास एक और है विच इज गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमें इसके बारे में देखना है कि हमारे पास ये किस टाइप का फंक्शन है, इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो आज का आपका टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सभी को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम डेल्टा एस से शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब एंट्रोपी से शिफ्ट करना चाहते हैं। एंट्रोपी हमारा वैसे तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था स्पॉन्टेनिटी के बारे में, बट उसकी कैलकुलेशन या उसको ऑब्जर्व करना वो हमारे लिए टिपिकल था, क्योंकि उसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इन्वॉल्व थे। बट हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए थे जो कि हमें डायरेक्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही मतलब रिएक्शन की या सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब कर सके। तो सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट फंक्शन हेल्महोल्ट्ज पढ़ चुके हो, अब आज आप पढ़ोगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी
ए हमारा किसके इक्वल था, ए इक्वल था हमारा मतलब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो था u माइनस टीएस के इक्वल था। देखना आप लास्ट लेक्चर में अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आज वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा। बस हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि g किसके इक्वल होता है, g आपका इक्वल होगा h माइनस टी एस के। g किसके इक्वल होगा, h माइनस टी एस के। यहाँ पर g क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी, g क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका h, h क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। t क्या है आपका, टेम्परेचर, t क्या है, टेम्परेचर। और उसके बाद नेक्स्ट आपका s क्या है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और इसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं g को कैलकुलेट करने में, h यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है और s, मतलब हमें h की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू चाहिए और s की वैल्यू चाहिए, तो हम g कैलकुलेट कर सकते हैं। h भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, t भी आपका एक स्टेट फंक्शन है और s भी आपका एक स्टेट फंक्शन है। ये तीनों आपके क्या है, स्टेट फंक्शन। और अगर ये तीनों हमारे स्टेट फंक्शन है तो इनकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से ही अगर हम g वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो g भी हमारा क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन ही होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन होगा। अब किस वजह से बोल रहे हैं हम कि ये स्टेट फंक्शन है, ये पता होना चाहिए क्योंकि g हमारा h, t और s पर डिपेंडेंट है और h, t और s तीनों ही स्टेट फंक्शन है। और अगर आप स्टेट फंक्शन की वैल्यूज को पुट करोगे तो जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आने वाली है वो भी हमारी एक स्टेट फंक्शन की तरह ही आएगी। इसका मतलब ये जो हमारा g है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट पर, इनिशियल पर और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू, g की वैल्यू इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसका किस पाथ से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, जस्ट उसको इनिशियल स्टेट से लेना देना है और फाइनल स्टेट से, और वहां से आप जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमारे पास यहाँ पर आपको पता है ये जो एंथैल्पी है और जो ये एंट्रोपी है, ये एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी सिस्टम में हम कहें एंथैल्पी एंथैल्पी कैलकुलेट करो या एंथैल्पी ऑब्जर्व करो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एंट्रोपी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मतलब ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर एंट्रोपी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो आपकी जी वैल्यू भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इनका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज, डेल्टा एच कैलकुलेट करते हो और यहाँ भी डेल्टा एस कैलकुलेट करते हो। तो अगर इनका चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका भी हमेशा चेंज ही कैलकुलेट करते हैं और ये आपका हमेशा डेल्टा जी की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब अब ये डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच या मतलब चेंज अगर आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर रहे होते हो तो इसका मतलब होगा फाइनल स्टेट में से, फाइनल स्टेट की वैल्यू में से इनिशियल वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल में से इनिशियल वाली वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो आपकी चेंज को कैलकुलेट करके देता है। तो अब आपको चेंज ही कैलकुलेट करना है, किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। तो चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होनी चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करो मेरा सिस्टम जो जब इनिशियल स्टेट में है, सिस्टम जब इनिशियल स्टेट में है तो उस टाइम पर अगर मान लो G1 गिब्स फ्री एनर्जी, H1 एंथैल्पी और T टेम्परेचर और S1 एंट्रोपी अगर सिस्टम रखता है और जब वो फाइनल पर चला जाता है, मतलब फाइनल स्टेट पर सपोज करो गिब्स फ्री एनर्जी G2 बन जाती है, मतलब G2 में चेंज हो जाए और एंथैल्पी H2 में चेंज हो जाए, टेम्परेचर T और एंट्रोपी हमारी S2 में चेंज हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पर T1 नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने T2 नहीं लिखा, इसका मतलब मैं सिस्टम को कैसा रख रही हूँ, आइसोथर्मल सिस्टम। मतलब अगर
मतलब गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हम डिफरेंट गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर इस स्टेट के लिए अगर मैं ये रिलेशन लिखूं तो G1 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, H1 माइनस टी S1। टी मैं चेंज नहीं कर रही हूं तो हमारा ये टी की फॉर्म में ही रहेगा। और G2 किसके इक्वल आ जाएगा, H2 माइनस टी S2। और अगर मैं यहाँ पर G2 में से G1 माइनस कर दूं, मतलब फाइनल स्टेट में से इनिशियली फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो वो क्या आएगा, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे H2 माइनस TS2, H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1, ये इक्वेशन आई। क्या करा हमने, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट माइनस कर दी, तो H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। आगे फर्दर मैं आगे ऊपर लिख रही हूँ। अब क्या करना है, जस्ट आपको मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट्स करनी है। ये फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करके देगा, या क्या कैलकुलेट करके देगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हम कह सकते हैं इसको चेंज पता चलेगा हमें यहाँ से, डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसमें क्या करो, एंथैल्पी एंथैल्पी वाली टर्म साथ में कर लो और एंट्रोपी वाली टर्म साथ में कर लो। टी दोनों में कांस्टेंट रहेगा, इसमें ध्यान रखना। तो टी अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो पहले मैं एंथैल्पी वाली टर्म्स लिख रही हूँ, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, फिर नेगेटिव साइन कॉमन लेके टी अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगी तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया आपका S2 माइनस नेगेटिव साइन, माइनस माइनस वैसे तो प्लस हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन अगर कॉमन लोगे तो माइनस साइन माइनस S1, ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये डेल्टा जी मेरा H2 माइनस H1 माइनस टी S2 माइनस S1 के इक्वल आ चुका है। तो डेल्टा जी, जैसे आपने G2 माइनस G1 को डेल्टा जी बोला है, इसी तरह से H2 एंथैल्पी है फाइनल स्टेट की, H1 इनिशियल स्टेट की, तो ये हमारी डेल्टा H को रिप्रेजेंट करेगी, माइनस टी S2 एंट्रोपी है फाइनल स्टेट की, S1 एंट्रोपी है इनिशियल स्टेट की, तो ये डेल्टा S को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशन या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लिख लो। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका मैथमेटिकल रिलेशन गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब अगर इसकी हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हम इसको फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं कहीं पर, तो वो हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप इससे पहले जो भी इक्वेशंस या जो भी थर्मोडायनामिकल टर्म्स पढ़ चुके हो, उन पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तब इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं उसकी बात हमें यहाँ पर करनी है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ से आपकी रिलेशन को ध्यान रखना, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G आपका किसके इक्वल आ चुका है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है उन्हीं इंफॉर्मेशंस का यूज करके और आपको इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपको क्या एंट्रोपी की फॉर्म में कोई रिजल्ट पता है, क्या आपको एंथैल्पी की फॉर्म में कोई रिजल्ट पता है, बिल्कुल पता है। एंट्रोपी की फॉर्म में चेंज इन एंट्रोपी जो आपकी इक्वल होती है, एंट्रोपी रिलेशन अगर आप यूज करो जो आपने कैलकुलेट की थी, वो इक्वल होती है आपकी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी के। कब होती है ये रिलेशन, मतलब हमारी जब मेरा सिस्टम आइसोथर्मली और रिवर्सिबली वर्क कर रहा होता है। तो आइसोथर्मल की कंडीशन मैंने लगाई थी अभी,
इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल के, क्यू रिवर्सिबल के। उसके बाद अब आप ये वाली कंडीशन तो यूज कर चुके, मतलब डेल्टा एस वैल्यू तो आपने किसी तरह से कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्या एंथैल्पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक टर्म में जब आपने थर्मोडायनेमिकली बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, जब आपने एंथैल्पी की डेफिनेशन की थी या एंथैल्पी को जब टर्म को जनरेट किया था तो वहां पर एच की वैल्यू या डेल्टा एच की वैल्यू आपने किसके इक्वल ली थी? यू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल लिया था, और सॉरी यू प्लस पीवी के, सॉरी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल लिखा था। यही थी ना हमारी रिलेशन। एंथैल्पी जो होती है, अगर सिंपल एंथैल्पी की फॉर्म में बात करें तो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी के इक्वल होता है। तो अगर H यू प्लस पीवी के इक्वल होता है तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H जो है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। और डेल्टा यू अब एक और नई टर्म आ गई इसमें, तो डेल्टा यू, क्या आपको इंटरनल एनर्जी के लिए कोई रिलेशन पता है? तो अगर आपको पता है तो वो रिलेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना आपने टर्म्स को पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिकली, उन सभी टर्म्स को यूज करते जाओ और सिंप्लीफाई करते जाओ, और लास्ट तक अपने रिजल्ट को देखो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो डेल्टा यू वर्ड या मतलब डेल्टा यू की इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई थी? याद कीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और वहां पर डेल्टा यू आपका इक्वल होता था क्यू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर मेरा सिस्टम आइसोथर्मली और रिवर्सिबली वर्क कर रहा हो, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो मेरा हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबली होगा। तो क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम, तो डेल्टा यू आपका इक्वल होता है क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम। और जैसे आपने लास्ट उसमें किया था ना डेरिवेशन में, वहां पर वर्क डन को वर्क ऑफ एक्सपेंशन अज्यूम किया था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, या फिर यूं कह लो कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो, क्या कहा हमने? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम से काम हो रहा है तो हमारा वर्क डन कैसा होता है? तो उस टाइम पे मेरा डब्ल्यू मैक्सिमम कैसा होता है? नेगेटिव वैल्यू रखता है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। दोबारा सुनो, क्या किया हमने? हमारे पास ये रिलेशन थी, इसको हमें फिजिकली इंटरप्रेट करना था। जो अभी तक हमारे पास थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं, जो अभी तक जिनकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, जो भी इंफॉर्मेशन थी उनको हमें यहाँ यूज करना था। डेल्टा एच फेमिलियर हो, डेल्टा एस इससे भी फेमिलियर हो। डेल्टा एस की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे बस एक कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि सिस्टम आइसोथर्मली और रिवर्सिबली वर्क करे तो हमारी डेल्टा एस की वैल्यू आ सकती है। और सिस्टम आइसोथर्मली वर्क कर रहा था और अगर मेरा रिवर्सिबली वर्क कर रहा है तो यहाँ पर डेल्टा एस मेरा इक्वल आ जाता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी के। तो वहां से टी डेल्टा एस की वैल्यू आ चुकी है, पुट करनी बाकी है, बट क्यू रिवर्सिबल इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, पुट करेंगे साथ के साथ ही। फिर उसके बाद डेल्टा एच भी हमें पता है एंथैल्पी चेंज के लिए एंथैल्पी की रिलेशन होती है U प्लस पीवी के इक्वल। और जब हम अगर चेंज की बात करते हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच मेरा डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V के इक्वल हो जाता है। तो अगर ये रिलेशन हमारी आ गई, इसमें भी हमारे पास जो जो टर्म्स हैं उनमें एक के साथ हम और फेमिलियर हैं, मतलब एक की रिलेशन और हमें पता है किसकी? इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ लिया था। और इंटरनल एनर्जी के लिए या चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन आई थी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में पढ़ते थे आप। वहां पर यहाँ क्यू रिवर्सिबल लगाया क्योंकि मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपने पढ़ा था ना, वहां पर आपने कोई रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन नहीं लगाई थी। ये नहीं कहा था कि सिस्टम रिवर्सिबली वर्क करेगा
तभी एप्लीकेबल है, या ये इक्वेशन भी यूं कह लो कि सिर्फ रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर ये क्यू रिवर्सिबल जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम मेरा रिवर्सिबली वर्क कर रहा है। तो क्यू रिवर्सिबल माइनस प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम, ये रिलेशन थी। वहां स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम सिस्टम को मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन वाला वर्क ही लेंगे, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ही हम कराएंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हमारा होता है तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इस वैल्यू को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ पुट करने के बाद मेरी डेल्टा एच आ जाएगी, देख लो कैसे कैसे चेंजेस करने हैं, ध्यान से सुनना। डेल्टा यू वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। अब ये वाली वैल्यू को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा एच जो सॉल्व होके आएगा उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। मेरी ये वैल्यू भी आ गई और इसकी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ये वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे डेल्टा जी में क्या चेंज आए हैं। तो वन बाय वन पहले मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ, डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एच में हम पुट कर रहे हैं। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पुट करोगे तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी, इसके इक्वल आया, नीड ही नहीं है बैटरी। क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी, हमारा इसका काम हो चुका। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है और डेल्टा एच की वैल्यू है। अब उसको हम अपनी गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज में पुट करेंगे, तो डेल्टा जी, इस वैल्यू को और इसको, ये वैल्यू, इसको और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, सबसे पहले डेल्टा एच पुट करना है ना, तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी, एच की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। अब उसके बाद माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू तो क्या है, क्यू रिवर्सिबल, तो माइनस ऑफ क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर भी क्यू रिवर्सिबल है, यहाँ पर भी क्यू रिवर्सिबल है, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से आपका डेल्टा जी इक्वल आ जाएगा माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल आपका आया। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जस्ट हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर दिया, और इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन सिर्फ इस वाला नहीं आएगा ना, पूरे में से कॉमन लेके तब शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप पूरे में से नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। तो वही किया हमने, नेगेटिव साइन कॉमन लेके इधर शिफ्ट किया, और नेगेटिव साइन इसके साथ आ गया डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, बट ये यहाँ से ध्यान से देखो कि हमारे पास ये रिलेशन कैसे आई है। डेल्टा एच की और टी डेल्टा एच की वैल्यूज पुट की हैं, और डेल्टा एच में मैंने हेल्प किसकी ली है वैल्यू पुट करने में, डेल्टा एच की खुद की, जो कि u प्लस पीवी के इक्वल था, वहां से डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी कैलकुलेट किया। फिर डेल्टा यू की वैल्यू हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पुट की, और हमने ओवरऑल सॉल्व करके, और हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू सॉल्व होके आ चुकी है, और ये इक्वेशन आई है। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी, ये रिलेशन आई आपके पास। इसमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज
इन गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके इक्वल है? W मैक्सिमम माइनस P डेल्टा V। लास्ट लेक्चर याद करो, डेल्टा A कैलकुलेट होके आया था और वो W मैक्सिमम के इक्वल आया था। वहां पर चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या वर्क फंक्शन वो W मैक्सिमम के इक्वल आया था। तो जितना ये वैल्यू डिक्रीज, नेगेटिव साइन के साथ था ये भी, तो नेगेटिव जितना ये वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, मतलब यहाँ पर जितना वर्क अगर मैक्सिमम हो रहा है तो मेरा डेल्टा A वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। वो तो सिर्फ और सिर्फ W मैक्सिमम के इक्वल था, बट यहाँ पर W मैक्सिमम माइनस P डेल्टा V है। और जो ये P डेल्टा V होता है ना, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोला जाता है इसको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और यही वर्क हमारा वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। कौन सा वर्क? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। अब ध्यान से सुनो, ये मेरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो कि एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो सिस्टम अगर रिवर्सिबली और आइसोथर्मली वर्क कर रहा है, और हमने वर्क पे कंडीशन लगाई थी जब मैंने वर्क की वैल्यू पुट की थी ना, नेगेटिव वैल्यू बोला था वर्क को जब उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर क्या बोल गए कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है और वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क डन बाय द सिस्टम P डेल्टा V वैल्यू जो हमारी वर्क है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोला जाता है। अब कंप्लीट वर्क W मैक्सिमम हो सकता है, सिस्टम जितना भी काम करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना काम कर सकता है वो W मैक्सिमम है। उस W मैक्सिमम में से मैंने कोई फैक्टर माइनस कर दिया। कौन सा फैक्टर माइनस किया? प्रेशर वॉल्यूम वर्क माइनस किया जो कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आएगा वो हमारा मैक्सिमम वर्क में से वर्क ऑफ एक्सपेंशन को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू होगी उसकी वजह से आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू आई है सब्ट्रैक्ट होके, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क होगा। अरे क्या लिख दी? मैकेनिकल वर्क, ये सिर्फ मैकेनिकल वर्क होगा। ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन को एक्सक्लूड करके वर्क रखता है। बट जो हमारा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में जो डिक्रीमेंट आता है, जो डिक्रीज होगा, वो हमारा कंप्लीट मैक्सिमम वर्क डन पर, कंप्लीट वर्क डन पर डिपेंडेंट होता है। बट जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, वो जो गिब्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना मैकेनिकल वर्क सिस्टम कर रहा है। कंप्लीट वर्क कितना कर रहा है उसकी वजह से तो मेरा वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा, बट मैकेनिकल वर्क जितना करेगा सिस्टम, मैकेनिकल वर्क कौन सा होता है? एक्सपेंशन ऑफ, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूडेड पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को एक्सक्लूड करके बचा हुआ जो भी हमारा वर्क है वो मैकेनिकल वर्क की कैटेगरी में आता है। वो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, मतलब कोई भी वर्क हो सकता है, बट मैकेनिकल वर्क में प्रेशर वॉल्यूम वर्क या वर्क ऑफ एक्सपेंशन इंक्लूड नहीं होता। इसमें W मैक्सिमम में तो सभी टाइप के वर्क मतलब इंक्लूडेड होते हैं। तो उसकी वजह से तो मेरा वर्क फंक्शन डिक्रीज करेगा कि सिस्टम ने कितना मैक्सिमम काम किया, उसकी वजह से मेरा सिस्टम वर्क फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। बट मेरी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज कंप्लीट वर्क डन की वजह से नहीं, सिर्फ मैकेनिकल वर्क डन की वजह से ही आएगा। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये लास्ट वाली चीज सभी को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार वो पूछता है आपसे कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट किस वजह से आता है, या आपकी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में या वर्क फंक्शन में डिक्रीमेंट किस वजह से आता है। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में डिक्रीमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट वर्क डन, कि आपका जितना भी सिस्टम ने वर्क किया है मैक्सिमम वर्क, वो उसको कोई लेना देना नहीं है कौन से टाइप का वर्क है, तो वो हमारा सारे वर्क को इंक्लूड करेगा, उसकी वजह से मेरा वर्क फंक्शन डिक्रीज करेगा। ये तो ध्यान रखना कि दोनों ही डिक्रीज करने वाले हैं, बट ये चीज ध्यान रखना कि इसमें डिक्रीमेंट कंप्लीट वर्क डन की वजह से आता है, जितना सिस्टम ने काम किया, ओवरऑल वर्क किया, उसकी वजह से आएगा। बट इसमें सारा वर्क डन इंक्लूडेड नहीं होता, इसमें एक टाइप के वर्क को एक्सक्लूड करके चलता है। वो कौन सा वर्क है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो आपके ये दोनों टॉपिक हुए कंप्लीट। ये दोनों ही हमारे जो फंक्शंस हैं स्टेट फंक्शन है, और इनकी हेल्प से हम आगे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कौन सा फंक्शन का मतलब कौन सी वैल्यू
अगर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब कब सिस्टम स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा होगा, कब सिस्टम मेरा नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा होगा, वो तो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये टॉपिक आपका हुआ आज का कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।